हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र सिंह आपका एक बार पुनः सक्सेसफुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पीछे वाली क्लास में हमने बताया था कि जो हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, इसमें जो पढ़ा रहे थे उसमें हमने बताया था कि आपको सबसे पहले कि किस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें वर्तमान समय में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वनडे एग्जाम में, तो वनडे एग्जाम के को दृष्टिकोण में रखते हुए, चाहे आपका टेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे सुपर टेट हो, या यूपीपी हो, लेखपाल हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा वर्तमान समय में जो क्वेश्चन आ रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास से। आधुनिक भारत के इतिहास को हमने दो भागों में बांट के आपको पढ़ाया था। तो दूसरा वाला जो हमारा भाग था वो 1885 से लेकर के आपका 1947 ईस्वी तक था। तो इसी भाग से वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि यहाँ पर आपको जो राष्ट्रीय आंदोलन है 1885 से लेकर के 1947 तक, इसको कितने चरणों में देख के पढ़ा जाता है। तो बताया था कि 3 चरण होते हैं। एक राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण होता है, और एक होता है राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण होता है, और एक होता है राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण। यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में बांट करके इसको समझा जाता है, इसको पढ़ा जाता है। तो पहले चरण में देखेंगे कि पहला चरण है जो आपका 1885 से लेकर के 1905 तक है। बच्चों कहाँ तक है? 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक है। और इस समय के काल को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उदारवादी। यानी जो पहला चरण है, यानी 1885 से लेकर के 1905 तक के समय को हम लोग क्या कहते हैं? उदारवादी चरण कहते हैं। तो इसमें उदारवादी चरण कहते हैं। दूसरे वाले भाग को क्या कहते हैं? यहाँ पर जो 1905 से लेकर के 1919 तक के काल है, इस समय हम लोग कहते हैं कि उग्रवादी चरण। क्या कहते हैं? उग्रवादी चरण। तो नाम याद रखिएगा कि यहाँ पर इसको उदारवादी चरण कहते हैं, इसको उग्रवादी चरण कहते हैं। और जो हमारा तीसरा चरण है, तीसरा चरण जो है गांधीवादी युग है। और गांधीवादी चरण को कब से? 1919 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक का है। तो इसमें आप देखने वाली बात यह है बच्चों कि यहाँ पर जो 3 चरण हैं, चाहे पहला चरण हो, चाहे दूसरा चरण हो, चाहे तीसरा चरण हो, तो इसमें क्वेश्चन सीधा आता है कि बताइए कि जो राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी चरण किसे कहते हैं, उग्रवादी चरण किसे कहते हैं, गांधीवादी चरण किसे कहते हैं। तो इसको नाम के आधार पर, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, आपको हम बताएंगे कब स्थापना हुई थी, इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए थे और इसमें कौन कौन सी बातें थी। तो इसमें ध्यान रखना है बच्चों। अब इसमें हम एक एक चरण को इसमें आपको हम बताएंगे। जैसे कि आपको पता है कि राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? उदारवादी चरण कहते हैं। और उदारवादी चरण बच्चों 1885 से 1905 तक का समय है। अब इसमें हमको देखना है कि इस चरण में हमको क्या क्या पढ़ना है। बच्चों क्या क्या हमको पढ़ना है? आपको हम हिस्ट्री ऐसे पढ़ाएंगे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो जो पहला चरण है, इसमें आप देखेंगे कि पहले चरण में आपका कि इसमें आप देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन का जो पहला चरण है, इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है। पहले तो हमको ये पढ़ना है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। सबसे पहला टॉपिक हमारा यही है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, जो कांग्रेस स्थापना हुई थी उसका उद्देश्य क्या था, कांग्रेस की स्थापना किस लिए की गई थी, और कांग्रेस के स्थापना करने वाले कौन कौन लोग थे। फिर इसके आगे हम चर्चा करेंगे इसमें कि कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन कौन कौन से थे। यानी कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसका उद्देश्य क्या था और किन उद्देश्यों को लेकर के कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इन सब चीज़ों को यहाँ पर चर्चा करते हुए आगे देखेंगे बंगाल का विभाजन। तो यहाँ 1905 तक का आपका कवर होता है। आप देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण उदारवादी चरण कहते हैं, और ये यहाँ से यहाँ तक समय है। और इससे लेकर के 1885 से 1905 तक आपको यही 3 मेन टॉपिक पढ़ना है कि कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन और आपका बंगाल का विभाजन। इसके आगे से आप जो है आपका दूसरा चरण प्रारंभ होता है। तो बच्चों अब हम आगे बात करते हैं
कि कांग्रेस की स्थापना के संबंध में। बच्चों इसमें स्क्रीनशॉट आप जरूर लेते रहें ताकि आप आगे जब रिवाइज करें तो आपको रिवाइज करने में आसानी हो जाए। तो इसमें आप पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं कांग्रेस की स्थापना। तो अब देखिएगा यहाँ पे कांग्रेस की स्थापना कैसे होती है और कब होती है। तो ये देखिए कांग्रेस की स्थापना दिख रहा है ना, ये कांग्रेस की स्थापना लिखा हुआ है। आप देखिए यहाँ पे कांग्रेस की स्थापना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कांग्रेस की जो, पहले ऐसे समझ लीजिएगा कि जो कांग्रेस की स्थापना है, कांग्रेस की स्थापना जो उद्देश्य रहे हैं उसके, क्योंकि भारत में हमने बताया है कि अंग्रेजों का शासन रहा है लगभग 200 वर्षों तक। तो उस समय भारत में जब अंग्रेज काफ़ी समय तक रहे हैं तो भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति काफ़ी असंतोष होने लगा। तो उस असंतोष को देखते हुए एक अंग्रेज अधिकारी थे A.O. ह्यूम, जो ICS के रिटायरमेंट थे, और उन्होंने भारत में जो भारत के गवर्नर डफरिन थे उनसे हिमाचल प्रदेश में मिले और उनसे बात किए। तो उन्होंने कहा कि भारतीयों के लिए एक ऐसी संस्था का गठन किया जाए जिससे जो भारतीय जो असंतोष हैं अंग्रेजों के प्रति, भारतीयों की बातों को अंग्रेजों तक पहुँचें ताकि कुछ असंतोष की कमी है, ज़्यादा अंग्रेजों के प्रति विद्रोह ना करें। जबकि जो कांग्रेस शब्द है वो मुख्यतः अमेरिका का शब्द है। कांग्रेस सीधा सीधा कांग्रेस का अर्थ ही होता है लोगों का समूह होता है। तो इसमें यहाँ पर देखेंगे कि जो स्थापना होती है कांग्रेस की कब होती है। स्थापना जो होती है वो 28 दिसंबर 1885 को होती है। कांग्रेस की क्या स्थापना होती है, कब होती है? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि कांग्रेस की स्थापना जो होती है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना होती है। अब ये जो कांग्रेस की स्थापना होती है, ये स्थापना आप देखेंगे कि स्थापना जो होती है ये मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में होती है। तो ये भवन है जहाँ पर कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे इस उद्देश्य से कि भारतीयों की समस्याओं को जो है किस प्रकार से अंग्रेजों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। तो आगे यहाँ पर देखेंगे कि जो कांग्रेस के संस्थापक होते हैं उस समय, जैसा कि हमने बताया कि एक अंग्रेज अधिकारी थे, तो वो अंग्रेज अधिकारी का उनका नाम क्या था बच्चों? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था। A.O. ह्यूम था जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। इन्हीं को बच्चों कहा जाता है, कांग्रेस का पिता भी कहा जाता है। याद रखिएगा, आगे हम लिखाएंगे कि पूछा जाएगा कि बताइए कांग्रेस का पिता किसे कहा जाता है? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ही भारत में कांग्रेस की स्थापना की थी। तो आगे आप देखेंगे कि जो कांग्रेस की स्थापना हो गई है, आगे आप देखेंगे कांग्रेस के जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं, जबकि संस्थापक कौन है? A.O. ह्यूम हैं। जबकि कांग्रेस के अध्यक्ष आप देखेंगे तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, यानी W.C. बनर्जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये सारे पॉइंट आपको एग्जाम के दृष्टिकोण को में रखते हुए इसको सभी को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन ही आता है कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो अब इसमें आप देखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना के अध्यक्ष के बाद आप सीधा आ जाएं कि जो कांग्रेस में सदस्य संख्या थी जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय कांग्रेस में मुख्यतः कितने सदस्य थे? तो देखेंगे उस समय कांग्रेस में मुख्यतः कितने हैं? 72 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 72 सदस्य थे। धीरे धीरे इन जैसे 72 सदस्यों से 72 सदस्य इकट्ठा होकर के कांग्रेस की स्थापना की थी, आगे चल के क्या होता है कि धीरे धीरे सदस्यों की संख्या बढ़ती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 72 सदस्यों की संख्या थी, जो आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपको हर एक पॉइंट पे ध्यान रखना है। तो इसमें जो जैसे कि हमने बताया है कि कांग्रेस का जब गठन हुआ था तो कांग्रेस का जो है जो उसमें महत्वपूर्ण सदस्य हैं जिनको हम कहते हैं उदारवादी दल के नेता, जो उनमें महत्वपूर्ण व्यक्तियों में देखेंगे तो कौन कौन थे? एक थे दादा भाई नौरोजी, जिनको इतिहास में
वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। और इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर फिरोज शाह मेहता, तो फिरोज शाह मेहता हैं, ये भी आपके किस दल के हैं? तो उदारवादी दल के हैं। और इसी तरीके से काशीराम तैलंग हैं, एस सुब्रमण्यम हैं। तो बहुत सारे सदस्य हैं जो उदारवादी दल के थे। उसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनका नाम लिया, जैसे कि आपको इसमें दादा भाई नौरोजी को याद रखना है। इसमें यहाँ पर मदन मोहन मालवीय का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा कि मदन मोहन मालवीय भी आपके जो है इसी दल में शामिल थे। मदन मोहन मालवीय भी इस दल में शामिल थे। तो मालवीय जी का नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है और पूछा जाता है कि मदन मोहन मालवीय, तो बच्चों ये भी क्या थे? उदारवादी दल के नेता थे। ये याद रख लेना है आपको। अब जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय याद रखिएगा, जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे? डफरिन थे। कौन थे बच्चों? डफरिन थे। यानी कि भारत में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, तो भारत के वायसराय जो थे कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे, जो भारत के क्या थे बच्चों? वायसराय थे। आगे बात करते हैं हम, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आगे बात करते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस के बारे में प्रमुख वक्तव्य, यानी जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय कुछ जो व्यक्ति थे, राजनीतिक व्यक्ति थे, उन्होंने कांग्रेस के संबंध में अपने कुछ वक्तव्य दिए हैं। यानी कि उन्होंने कांग्रेस के बारे में बताया कि कांग्रेस क्या है, कांग्रेस क्या नहीं है। इस संबंध में आप देखेंगे कि जो कांग्रेस के बारे में प्रमुख वक्तव्य हैं, तो उसमें सबसे पहले है कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। यानी कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है, कहने मतलब है ये वक्तव्य किसका है? तो ये वक्तव्य आप ध्यान रखिएगा किसका है? तो लाला लाजपत राय का है। किसका है बच्चों? लाला लाजपत राय का। यानी लाला लाजपत राय जो थे, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उनका कहना था कि ये डफरिन के दिमाग की उपज, यानी कि डफरिन के कहने से ही भारत में कांग्रेस की स्थापना हुई है। तो लाला लाजपत राय याद रखिएगा कि लाला लाजपत राय, आगे हम बताएंगे कि ये उग्रवादी दल से संबंधित थे, ये पंजाब के नेता थे। इन्हें जो है साइमन कमीशन के विरोध में इन पे लाठियां चली थी और उसी के उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। तो बच्चों आगे हम बात करते हैं कि कांग्रेस के सम्मेलन, तो कांग्रेस के सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के मेले हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? कांग्रेस के सम्मेलन, जो कांग्रेस के सम्मेलन है शिक्षित भारतीयों के मेले हैं। किसने कहा? ये भी स्टेटमेंट किसका है? लाला लाजपत राय का है। क्यों? क्योंकि जो इसमें कांग्रेस के जो सदस्य शामिल होते थे वो जो है हर वर्ष उनका एक सम्मेलन होता था कहीं ना कहीं। अभी कभी मुंबई में हो रहा, कभी कलकत्ता में हो रहा, तो कभी इलाहाबाद में हो रहा। तो ये जो सम्मेलन होते थे वहाँ के लोगों को जोड़ने के उद्देश्य से होते थे कि वहाँ के समस्याएं क्या हैं, उन समस्याओं को जो है समझ करके अंग्रेजों के समक्ष प्रस्तुत करना था। लेकिन अंग्रेज उनकी समस्याओं को किसी प्रकार से नहीं समझते थे। तो आगे इसी तरीके से देखेंगे, कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है। किसने कहा? तो बिपिन चंद्र पाल। जो ये बिपिन चंद्र पाल हैं या लाला लाजपत राय हैं, ये सब गरम दर वाले हैं, यानी उग्रवादी वाले हैं। यानी कि ये जो है कांग्रेस के जो उदारवादी नेता थे उनको भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ें। अब इसमें आप इसमें आगे देखेंगे कि कांग्रेस, अब यहाँ देखिएगा लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन को समाप्त कर दिया जाए। यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई है उसका उद्देश्य ये है कि भारतीयों की समस्याओं को अंग्रेजों तक पहुंचाना था। और जैसे ही भारत आज़ाद हो उसके बाद जो कांग्रेस है, कांग्रेस जो संस्था है, इस संस्था को समाप्त कर दिया जाए। ये जो है किसने सुझाव दिया था? तो ये सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था।
याद रखिएगा ये सारे स्टेटमेंट, इसमें कोई ना कोई स्टेटमेंट आपका पूछ लिया जाता है। जैसे आपका आरओ एआरओ हुआ या पीसीएस प्री का एग्जाम हुआ, तो जो हिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं उसमें ये याद रखिएगा, सिर्फ आपका यहाँ पर लेखपाल, यूपी टेट, पेट, सीटेट, ये सारे एग्जाम को दृष्टिकोण में ध्यान में रखते हुए साथ ही में आपको आरओ और पीसीएस प्री तो उसको तक यहाँ कवर करेंगे। इतना याद रखिएगा कि ये अगर आप इतने पॉइंट अगर आप तैयार कर लेते हैं तो वनडे का एग्जाम कोई भी हो उससे आपका क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। वर्तमान परिपेक्ष में देखेंगे जो राष्ट्रीय आंदोलन से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और इन्हीं क्वेश्चनों को हमें तैयार कर लेना है। अभी जैसे हम जो पढ़ा रहे हैं टॉपिक, इन टॉपिकों को पहले हम अच्छे से पढ़ाएंगे और पढ़ाने के बाद क्या करेंगे कि इन्हीं के हम क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करा देंगे। तो आपको फ़ायदा बहुत मिलेगा कि पहले आप टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। उन क्वेश्चनों को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो जो है आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा और एग्जाम हॉल में क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। आगे हम बात करेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे, आगे हम बात करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। जैसा कि कांग्रेस के जो स्थापना हुई थी उसके बाद जो है कांग्रेस के जो अधिवेशन हो रहे थे हर वर्ष, तो यहाँ पर अब हम आगे आपको अगले दिन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है वो कहाँ कहाँ हुए हैं, इनके अध्यक्ष कौन थे और इस अधिवेशन की प्रमुख विशेषता क्या थी। ये सारी चर्चा हम जो है आगे के वीडियो में करेंगे। तब तक बच्चों इसको हमारे चैनल को, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।